Hello students, this is DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel, Chemistry Funda. Dear students, before starting new session for IIT JEE 2025 and NEET examination 2025, हम उससे पहले कि प्रिपरेशन कैसे करें नीट 2025 के लिए और IIT JEE मेन और एडवांस 2025 के लिए, पहले मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ। स्ट्रेटजी बताने के बाद नीट 2025 और IIT JEE 2025 के लिए हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आज मैं सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात करूँगा। तो स्ट्रेटजी क्या है कि आप यहाँ पे दो एग्ज़ाम है हमारे सामने टारगेट पे, एक है नीट एग्ज़ाम, एक है हमारे पास नीट और दूसरा है हमारे पास IIT JEE एग्जाम है। अब आप यहाँ पे देखो कि नीट एग्जाम में ऑलमोस्ट 26 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं और IIT JEE एग्जाम में 14 लाख के करीब बच्चे अपियर हो रहे हैं। सीट कितना है? पेड गवर्नमेंट ये लगा करके लगभग में 90,000 सीट आ रहा है। यहाँ पे यदि IIT को जोड़ दो, NIT को जोड़ दो और कुछ अच्छे कॉलेज को ले लो, प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेज हैं, तो टोटल 50,000 तक जा रहा है। सीट इतना है, ठीक है। और आपके पास टाइम 1 साल है। यदि मैं नीट 2025 की बात कर रहा हूँ या IIT JEE 2025 के लिए बात कर रहा हूँ तो आपके पास 1 साल टाइम है, ठीक है। अब इस 1 साल के अंदर में, ऑलमोस्ट 1 साल, ठीक है, अब इस 1 साल के अंदर में हम प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें, कैसे करें कि हमारा ये नीट एग्जाम में हम क्रैक कर जाए। क्या ये डेटा देखने से डरावनी लग रही है? लग रही है, बिल्कुल। लेकिन सवाल उठता है, क्या जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं वो सीरियस फाइटर हैं? वो नीट और IIT के लिए सीरियसली फाइट कर रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा है जो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं, मैक्सिमम बच्चे फाइटर ही नहीं हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो फाइट कर रहा है और उनकी नंबर लगभग में 10 to 15% है। 10 to 15% स्टूडेंट्स ऐसे हैं ऑलमोस्ट जो कि फाइटिंग मोड में हैं। बाकी की प्रिपरेशन ठीक से हो ही नहीं पाती है डिफरेंट कारणों से। उनको स्ट्रेटजी नहीं पता होता है, उनको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होता है, उनको सही टीचर, सही गाइडलाइन, सही बुक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, सही कोचिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो उनकी सही स्ट्रेटजी नहीं होने के कारण ये हो रहा है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहा हूँ कि आज तक जो हम पढ़ते आए हैं, जो हमारे पढ़ने का तरीका है, क्या वो सही है? तो आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम का, अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग का अल्टरनेट वे क्या हो सकता है, साइंटिफिक वे क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हमारी आज चर्चा चलेगी कि पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई करने के साथ स्ट्रेटजी भी आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना और उसको अप्लाई करना। तो उसको अप्लाई करने के बाद नीट और IIT को कौन पूछे, जीवन की किसी भी एग्जाम में तुम फेल नहीं करोगे, सक्सेस ही करोगे, इंप्रूव ही करोगे, आगे ही बढ़ोगे। तो चलो मैं अभी टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है कि जब बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू करता है तो बहुत तेजी से पढ़ाई करना शुरू करता है शुरुआत के दिनों में। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पॉइंट तुम लोगों को, स्पीड, बच्चे की स्पीड बहुत होती है शुरू में, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, इसमें फर्स्ट वीक, फर्स्ट डे, फर्स्ट बुक, फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे तुम्हें रुकना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले अपना एक्चुअल पोजीशन देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं, आपका रियल पोजीशन क्या है। मान लो आपका रियल पोजीशन ये है आपका रियल पोजीशन जहाँ पे आप हैं।
IIT JEE के लिए या नीट के लिए, ये आपका रियल पोजीशन है जहां पे आप खड़े हो। उसके बाद मैटर कर रहा है कि आपको जाना कहाँ है। आपको अपनी मंजिल के बारे में पता होनी चाहिए। आपका टारगेट क्या है, आपको नीट करना है, IIT करना है, इसके बारे में तो क्लियरेंस होना ही चाहिए। और करना है मतलब करना है, संकल्प का कभी भी विकल्प नहीं होता। तो सबसे पहले यहां पे देखो कि आपको अपना रियल पोजीशन पता हो, और सेकंड पॉइंट पे आता है कि आपको अपना गोल पता हो। गोल पता हो, ये गोल कुछ भी हो सकता है, नीट हो सकता है, IIT JEE हो सकता है, UPSC एग्जामिनेशन हो सकता है, किसी को बिजनेस में सक्सेस होना है वो हो सकता है, किसी को मॉडलिंग में सक्सेस करना है वो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हर एक लोगों के लिए, उनका गोल अलग अलग होता है। तो आपका रियल पोजीशन पहले पता हो कि आप किस कंडीशन में हो, आप किस समय पे हो, आप कहां पे हो, किस जगह पे हो, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको जाना कहाँ है, तो आपको अपना गोल पता होनी चाहिए। गोल पता चल गया, जब आपको अपना पोजीशन और गोल पता चल गया, इसके बाद मैटर करता है राइट डायरेक्शन, कि सही डायरेक्शन क्या है। राइट डायरेक्शन, अब ये नहीं है कि अपना पोजीशन आपको पता चल गया तो आप स्पीड में चले। यदि राइट डायरेक्शन में नहीं चलोगे तो अपने सही मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। तो इसके बाद राइट डायरेक्शन, और उसके बाद फैक्टर आता है, फोर्थ में आता है स्पीड। स्पीड तो लास्ट में आ रहा है। यदि आप सही मंजिल की तरफ सही डायरेक्शन में स्पीड के साथ जा रहे हो तो मंजिल पे आराम से जल्दी ही पहुंच जाओगे। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी रास्ता लोगे, मान लो कोई गलत रास्ता ले लिया, तो आप गलत मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे। तो स्पीड मैटर करता है, लेकिन स्पीड मैटर करता है राइट डायरेक्शन पे। राइट डायरेक्शन में जाने पे ही आप अपने मंजिल पे सही समय से पहुंच पाओगे। तो आपको ये मिलना चाहिए, अदरवाइज गलत डायरेक्शन पकड़ लिए तो आप गलत मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया स्पीड फैक्टर, ये हो गया स्पीड फैक्टर। ओके, अब हम बच्चों सेकंड फैक्टर की ओर बात करेंगे कि जो हमारे पढ़ने का तरीका है वो कितना सही है, कितना साइंटिफिक है और कितना साइंटिफिक नहीं है। मैं एक छोटे से एग्जांपल को देकर के आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम किसी बुक शॉप पे जाते हैं और हम कोई बुक खरीदना चाह रहे हैं, तो जब हम कोई बुक खरीदते हैं, सपोज कर लो कि हमने ये बुक ले लिया, और जब हम कोई बुक खरीदते हैं तो जनरली टेंडेंसी होती है बच्चों को कि शॉप पर जाते ही सबसे पहले वो देखेगा फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और ऐसे करके तुम देखना कि वो घूमते घूमते पहुंच जाता है लास्ट पेज पे, और लास्ट पेज पे जाकर के वो देखता है कि भाई ठीक है, ये जो बच्चे का टेंडेंसी है ये क्या बता रहा है। ये बच्चों की टेंडेंसी हमें ये बता रही है कि बच्चे ये देखना चाह रहा है, स्टूडेंट ये देखना चाह रहा है कि ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ये बुक ख़त्म कहाँ पे हो रही है। ये आपको समझना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे बुक खरीदते हैं तो सबसे पहले उनकी क्या होती है कि वो मदर, फादर एंड टीचर, ये तीन बहुत बड़े प्लेयर हैं किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, मदर, फादर एंड टीचर। ये जब से बच्चे ने होश संभाला तब से उनको बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, समझ करके पढ़ाई करो। अरे मम्मी, अरे पापा, अरे सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यदि आप ये बात बोल दो तो देख लेना कि आप पे एक्शन हो जाएगा कि तुम ये हो वो हो। अरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मन कैसे लगाओ, आज मैं बताऊंगा। आपके मम्मी ने आपको नहीं बताया होगा, आपके पापा ने, आपके टीचर ने आपको नहीं बताया होगा कि जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन कैसे लगाऊं। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूं। होता क्या है, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं
तो 3 घंटे की भी मूवी देखते हैं तो हम कभी भी बोर नहीं होते, कभी भी हमारा घड़ी पे हाथ नहीं जाता कि कितना बजा। लेकिन जब हम 1 घंटे के क्लासरूम में बैठे होते हैं, 1 घंटे की क्लासरूम में बैठे होते हैं तो हम 10 बार घड़ी देखते हैं कि टाइम कितना हो गया, कितना बजे निकलना है, कितना बजे क्लास ओवर होगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि मूवी हॉल में आपको टाइम नहीं देखना पड़ रहा है जबकि क्लासरूम में आपको टाइम देखना पड़ रहा है? यस, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब आप मूवी हॉल में बैठे होते हो तो आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं होता है कि मूवी देखने के बाद घर जाकर के आपको मम्मा को पापा को बताना है कि राहुल ने अंजलि को कैसे प्रपोज किया या अंजलि ने राहुल को कैसे डिस्पोज किया। ठीक है, जस्ट नेम जस्ट लिया हूं एग्जाम्पल के पर्पज से, तो आपको ये बताना नहीं होता। मतलब आपके ऊपर मूवी हॉल में कोई कंपल्सन नहीं होता है कि डांस का स्टेप कैसा था, डायलॉग कैसा था, आपको कोई कंपल्सन नहीं होता आपको याद करना है। लेकिन जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आपके ऊपर में एक कंपल्सन काम कर रहा होता है कि टीचर जो अभी पढ़ा रहा है कुछ देर में पूछेगा कि समझ में आया तो ये बताओ। अगले दिन आएंगे तो पूछेंगे जो कल जो मैंने पढ़ाया था अब उसका जवाब दो। ये कंपल्सन ही तुम्हें पढ़ाई से दूर लेके जा रही है, ये कंपल्सन ही तुम्हें पढ़ाई से दूर लेके जा रही है। तो कंपल्सन टर्म है क्या, जरा इसको समझने की जरूरत है कि जब मदर फादर एंड टीचर बोलते हैं कि समझ करके पढ़ो तो इसमें विलेन कौन है? इसमें विलेन है समझना, क्योंकि समझना फर्स्ट टाइम हमने कोई बुक लिया, अब समझ करके पढ़ो, समझ में आ नहीं रहा है तो समझना ही कंपल्सन हो गया जो हमें पढ़ाई से दूर लेके जा रही है। तो मेरा कहना है कि बिना समझे हुए पढ़ाई कर लो। तुम बोलोगे सर ये कौन सी मजाक हुआ कि बिना समझे हुए पढ़ाई कर ले? मैं बता रहा हूं कि साइंस क्या कहता है, अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम क्या कहता है, अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग क्या कह रहा है, इसमें मैं बताने जा रहा हूं। ये मैंने मैथमेटिक्स का एक ग्राफ लिया हूं यहां पे। सपोज कर लो मैं एक केमिस्ट्री फैकल्टी हूं, केमिस्ट्री की ही बात करता हूं कि जब हमने बुक खरीदा तो हमने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू किया, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स चलता गया। 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद जब सिलेबस फिनिश हो गया तो हम उसके बाद रिवीजन शुरू करते हैं। तब तक क्या होता है कि हम बातों को पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं। 6-7 महीने 8 महीने के बाद फिर से हमें सब कुछ नया जैसे लगने लगता है, फिर से हमें सब कुछ नया जैसे लगने लगता है। तो हमारा जो ये टेंडेंसी है कि सिलेबस कब खत्म होगी, इस टेंडेंसी को रोकना है, इस टेंडेंसी को रोकना है। कैसे रोकेंगे? मैं यहां पे 2 ग्राफ ले रहा हूं कि अभी तक हमने जो मॉडल चूज किया हो, तुम लोग देख लेना कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मान लो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं और आप सपोज करो 11th क्लास में हो और एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर आपने पढ़ा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा चैप्टर है, फर्स्ट टाइम आपको पढ़ने में सपोज कर लो 15 घंटे लग गए, 15 आवर। तो ठीक है, आपने 15 आवर लगा दिया, आपने यहां पे 15 आवर लगा दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपका सिलेबस जब खत्म होता है उसके बाद फिर आप वापस आते हैं, तब तक आप 7 महीने 8 महीने के बाद क्या करते हैं कि पूरी तरीके से आप उसको भूल गए होते हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत कुछ नामो हम याद हो तो हो, नहीं तो ऑलमोस्ट बच्चे भूल चुका होता है। फिर से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको फिर से 15 आवर लग जाएगा, फिर से 15 आवर लग जाएगा। मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा कितना भी सीरियस क्यों ना हो, तुम तो 10th पास कर चुके हो यार, बताओ ना 10th में अपने सिलेबस को कितने बार पढ़ा था? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, कितने बार पढ़ा था? हार्डली 2 से 3 बार। मैं मान लेता हूं कि तुम लोग बहुत सीरियस बच्चे हो, तो कितना 6 टाइम से ज्यादा पढ़ोगे? नहीं ना? ठीक, तो 6 टाइम तो खैर पढ़ भी नहीं पाओगे। मान लो तुमने 6 टाइम पढ़ा, 3, 4, 5 और ये हो गया तुम्हारा 6।
तुमने 6 टाइम पढ़ा और हर एक टाइम तुम्हें लग गया पढ़ने में कितना, 15 आवर, 15 आवर, फिर 15 आवर, फिर 15 आवर। तो टोटल कितना 6 टाइम में हमें कितना लग गया, ये लग गया हमें 90 आवर एक चैप्टर में, पूरे साल में या पूरे सिलेबस में 90 आवर। हमारे ब्रेन के अंदर में 2 टाइप के मेमोरी है, एक है परमानेंट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं, और एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में ये बताया जाता है कि इवन यू कैन बिलीव ऑन पाकिस्तान और चाइना बट यू कांट बिलीव ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की हालत ये है कि तुम जहां जाओ वहीं धोखा दे देगा। तुम एग्जाम हॉल में जा रहे हो, तुम्हें कोई चीज ऊपर से याद आ रही है, बीच वाला भूल गए, किसी क्वेश्चन में बीच का याद आ रहा है, नीचे का भूल गए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब कोई भी चीज जाते तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और जब हम अपने ब्रेन में कोई चीज टुकड़ों में डालते हैं कि अभी डाले, फिर 6 मंथ बाद डाले, फिर 3 मंथ बाद डाले, फिर 2 मंथ बाद डाले, तो वो हमारे ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। इतना इनपुट डालने के बाद भी आउटपुट नहीं आ पा रहा है। तो आखिर अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग क्या बता रहा है? अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग बता रहा है कि जो साइंटिफिक मेथड है कि पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा आपने, कितना देर लगा, 15 आवर। कितना देर लगा, 15 आवर। अब ये मेथड बता रहा है कि स्टॉप, आगे मत जाओ, अभी इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ो। जब हम एक चीज को अभी तुरंत पढ़े हैं और खत्म किए हैं, अब उसी चैप्टर को हमें फिर से पढ़ना है, कुछ तो याद होगा। रदरफोर्ड था, बोर था, प्लैंक्स था, हाइजेनबर्ग था, डिब्रोगली था, क्वांटम नंबर था, ऑर्बिट था, सब ऑर्बिट था, ऑर्बिटल था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ तो याद रहेगा क्योंकि अभी हमने खत्म किया है और अभी तुरंत रिवीजन कर रहा हूं। तो जस्ट यदि हम रिवीजन करेंगे तो सेकेंड टाइम में हमें लग जाएगा 12 आवर। 12 आवर, ठीक। अब अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग बता रहा है कि स्टॉप, आगे मत जाओ, इसी को फिर से पढ़ो। तो जब हम 2 बार पढ़ लिए तो हमें बहुत कुछ आ गया। अब तीसरे बार में हमें कितना देर लगेगा कि तीसरे बार में हमें लगेगा 5 आवर। अब अल्टरनेटिव लर्निंग टेक्नोलॉजी बता रहा है कि स्टॉप, इससे आगे मत जाओ, पहले इसी को रिवाइज करो। जब तुम 4th टाइम में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल तुम्हें दिक्कत हो गया, जो पहले बार में नहीं बना, सेकंड टाइम में भी नहीं बना, 3rd टाइम में नहीं बना, तुम उस पर जोर डालोगे। तुम यूनिट एंड कन्वर्जन पे जोर डालोगे, तुम वो कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स थ्योरी या वो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल पे जोर डालोगे क्योंकि 4th राउंड में हो। अब तुम्हें हार्डली लग जाएगा 3 आवर। अब अल्टरनेटिव लर्निंग वे बता रहा है कि फिर से इसी को पढ़ो। तो फिर से जब हम इसको रिवाइज करेंगे हार्डली 2 आवर, और फिर 6 टाइम। अब 1 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा। आंख बंद करके तुम रिवाइज कर लोगे ऊपर से नीचे तक। अब गौर करके देखो कि हमने 6 टाइम लगातार पढ़ा, 6 बार लगातार। यदि हम किसी भी टॉपिक को 6 टाइम लगातार पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन के परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। परमानेंट मेमोरी में जाने का मतलब है कि वेर एवर यू गो नेटवर्क फॉलो, जहां भी तुम जाओगे नेटवर्क तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा। एग्जाम हॉल में हो, जवाब दे दो। किसी टीचर ने पूछा, जवाब दे दो। सो कॉल्ड अंकल आंटी घर में आ गए, उन्होंने कुछ पूछ दिया कि 1 न्यूटन का यूनिट बताओ, तुम बता दोगे क्योंकि ये तुम्हारे परमानेंट मेमोरी के अंदर में है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसका, कभी नहीं भूलोगे यदि एक टॉपिक को तुम 6 टाइम लगातार पढ़ रहे हो। अच्छा, इकोनॉमिकली कितना बेनिफिट है ये देख लो कि 15 घंटे, 12 घंटे, 27 घंटे, 32, 35, 37, 38, 38 आवर। मतलब इसके 90 आवर के आधे से भी कम। जहां पे हम 90 आवर लगा रहे हैं और हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, वहीं पे हम 38 आवर लगा रहे हैं और 100% आउटपुट है। अब तुम लोग दिल पे हाथ रख करके पूछो कि तुम ये फॉलो करते आए हो आज तक या ये फॉलो करते आए हो? तुम ये फॉलो करते आए हो, तभी तो तुम्हें अपने हिसाब से सक्सेस नहीं मिली। अब तुम सोच रहे हो एग्जाम में आउट ऑफ ये हो गया, हमने ये नहीं पढ़ा, हमें, अरे तुम्हारा पे स्ट्रेटजी ही गलत था यार, तुमने कभी ये फॉलो किया? तो फॉलो दिस प्रिंसिपल, अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग। तो इसको समझ लो
इसको नोट कर लो कि इसको तुम्हें फॉलो करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। अब हम अपने बच्चों थर्ड टेक्निक्स की तरफ आ रहा हूं, थर्ड टेक्निक्स की तरफ। इस तरीके से पूरे 40 टेक्निक्स हैं। इस 40 टेक्निक को यदि आप आजमा लेते हो, इस 40 टेक्निक को, 40 टेक्निक्स को आप अप्लाई कर लेते हो, तो आईआईटी नीट तो कुछ नहीं है, यूपीएससी कुछ नहीं है। तुम जीवन के किसी भी फील्ड में रहो, तुम्हें सक्सेस मिलना ही मिलना है। अब मैं बात कर रहा हूं अपने थर्ड टेक्निक्स की तरफ। थर्ड टेक्निक्स में अभी कुछ देर पहले मैं तुम लोगों को बता रहा था कि मूवी हॉल में जब हम बैठते हैं तो हमारे ऊपर कंपल्सन नहीं होता है, लेकिन जब हम अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, एक कंपल्सन काम कर रहा होता है। कंपल्सन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, समझ करके पढ़ाई करना। जब से तुम लोगों ने जन्म लिया, मदर फादर एंड टीचर सब ने यही बोला कि समझ समझ करके पढ़ो, समझ समझ करके पढ़ो, समझ समझ करके पढ़ो। अरे मम्मी, अरे पापा, जब समझ में आ ही नहीं रहा तो समझू कैसे? तो यहां पे विलेन कौन था, कंपल्सन कौन था, समझना। अब अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग क्या बता रहा है, जरा ये समझो। अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग बता रहा है कि आप 2 बार, 2 टाइम्स रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग, रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। 2 बार आपको पढ़ना है बिना समझते हुए। मान लो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर लिया और हमने शुरू से केवल रीड किया, हमें समझ नहीं रहा, हमें रीड करना है। जैसे किसी ने मुझे ये बुक दे दिया और इस बुक का नाम है डीप वर्क, ठीक है। एनीवे, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं कि मान लो किसी ने हमें बुक दे दिया, और केमिस्ट्री का बुक मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि हो जाएगा कि इस राइटर को मैं प्रमोट कर रहा हूं, उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, उसको प्रमोट कर रहा हूं, इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कोई थर्ड बुक ले लिया हूं, डीप वर्क। अब किसी ने मुझे दे दिया कि बेटा तुम ये लो बुक, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी पढ़ के बताना, टीचर बता रहा है अभी पढ़ाई करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं पूछूंगा। तो काफी टफ हो जाएगा, पढ़ाई काफी बोरिंग हो जाएगी, हमें समझने में काफी अनकंफर्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि हमें कोई बुक दे दे और बोले कि ये लो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ो, और मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, बिना समझे हुए पढ़ो, रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो 2 बार आपको पढ़ना है और वो भी बिना समझते हुए, रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग 2 टाइम्स। एक सिंपल सी बात सोचो, जब हम किसी अनजान जगह पे भी जाते हैं, किसी अनजान मोहल्ले में जाते हैं, किसी अनजान कॉलोनी में जाते हैं और 2 बार गुजरते हैं तो हमें पता चल जाता है कि रास्ता किधर है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कॉर्नर पे कौन सी दुकान है, वहां पे मोमोज मिलता है, वहां पे चाउमीन मिलता है, व्हाटएवर, वहां पे मंदिर है, वहां पे मॉल है, हमें रास्ते पता चल जाते हैं। तो 2 बार किसी भी रास्ते से गुजर जाने के बाद वो अनजाना सा रास्ता जिस पे हम कभी नहीं गए हुए थे, उसमें भी एक हल्की सी जान पहचान हो जाती है। फिर बार बार 2 बार गए, फिर हम तीसरी बार गए, और पर्टिकुलर मान लो, ऐसा इमेजिन कर लो कि वहां पे कोई शॉप है, शॉप पे कोई शॉपकीपर है जो तुम्हें डेली बैठा हुआ दिखाई देता है, और किसी दिन तुम गए और वो शॉपकीपर तुम्हें उस रास्ते से नहीं दिखाई दिया, वहां पे बैठा हुआ, तो तुम्हें भले उससे जान पहचान नहीं थी, एक अनजाना सा जान पहचान थी, लेकिन तुम सोचोगे अरे आज इसका शॉप बंद क्यों है, बातचीत नहीं हो रही तुम्हारी, लेकिन एक अनजाना सा जान पहचान, इस टाइम पे ये शॉप खुली रहती थी, आज जबकि मैं जा रहा हूं तो ये शॉप बंद है। तो 2 बार जब हम किसी रास्ते से चले जाते हैं तो एक अनजाना सा जान पहचान बन जाती है, जिसका नाम तो नहीं होता है, लेकिन नाम नहीं हो करके भी एक पहचान तो जरूर होता है। तो 2 टाइम्स आपको पढ़ना है, रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। क्या करना है, अब जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को 2 बार बिना समझे हुए पढ़ लिए तो हमें कुछ फैमिलिटी होगी कि रदरफोर्ड था, अच्छा बोर्स आया, उसने ऑर्बिट के बारे में बताया, उसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में रिलेशन दिया, उसके कुछ डिफेक्ट्स आ गए, फिर उसका एप्लीकेशन आ गया, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ गया, फिर पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में रहने का तरीका तो क्वांटम नंबर ही बताता है।
ओहो, मतलब एक अनजाना सा जान पहचान बन गया कि प्लैंक्स भी है, हाइजेनबर्ग भी है, डी ब्रोगली भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, ये हो गया। तो एक अनजाना सा जान पहचान बन गया। अब अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग क्या बता रहा है कि जब 2 बार आप किसी चीज को बिना समझते हुए पढ़ लिए, तो अब 2 बार समझ करके पढ़ो। अब यदि तुम 2 बार समझ करके पढ़ोगे तो तुम्हें भारी नहीं लगेगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स। फिर 2 टाइम्स पढ़ना है। रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। 2 बार अब आपको समझ करके पढ़ना है। तो टोटल कितना हो गया? 4 बार हो गया। 4 बार में तो कमांड हो जाएगा। पहले 2 बार बिना समझे हुए पढ़ लिए, अब 2 बार समझ करके पढ़ लिए। अब अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग बता रहा है कि रिवाइज कर दो, रिवीजन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आप रिवीजन कर लो। तो टोटल कितने बार हो गया? टोटल हो गया 6 टाइम। टोटल हो गया 6 टाइम। टोटल हो गया 6 टाइम। जब हम 6 टाइम्स एक ही चीज को लगातार पढ़ते हैं तो वह हमारे ब्रेन के परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। मतलब अब लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। वेयर एवर यू गो, नेटवर्क फॉलो। देख लो ध्यान से इसको। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में जाना। अब मैं यहां पे एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो कि हर एक टेक्निक्स का बाप है, दिव्यास्त्र दे रहा हूं। यह टेक्निक्स क्या है? यह है एट द रेट ऑफ 14 आवर्स पर डे। यदि दुनिया में कोई भी इंसान वो कुछ भी काम करता हो, न्यूज़पेपर बेचता हो, दूध बेचता हो, सॉफ्टवेयर बेचता हो, हार्डवेयर बेचता हो, ऑफिस में कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, यदि वो अपने काम को तन्मयता के साथ 14 आवर्स पर डे लगातार, बार बार लगातार पर डे 14 आवर्स के हिसाब से मेहनत कर रहा है तो अपने जीवन में किसी से भी आगे निकल जाएगा अपने फील्ड में। क्योंकि तुम एक भी आदमी मुझे ढूंढ करके ले आओ, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की, पूरे यूनिवर्स की, एक सिंगल आदमी ढूंढ के ले आओ जो 14 आवर पर डे काम कर रहा हो, बिना रुके, बिना झुके, और वो अपने फील्ड में फेल कर गया हो ही नहीं सकता। तुम ढूंढ लो आसपास, क्या कोई ऐसा आदमी है जो ऑनेस्टली 14 आवर पर डे काम कर रहा हो और वो फेल कर गया हो? तो तुम्हें भी 14 आवर पर डे यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें आईआईटी में भी अच्छा रैंक मिल जाएगा, नीट में भी अच्छा रैंक मिल जाएगा। एज ए टीचर मैं अपने बारे में बता देता हूं, यदि 14 आवर पर डे रिगोरसली, इंटेंसिवली मैं पढ़ाऊं तो सफलता मिलना ही मिलना है, मुझे किसी की तरफ देखना ही नहीं है। फिर मैं खुद में ही एक ब्रांड बन जाऊंगा। बात समझ रही हो मेरे? इसका मतलब यदि हम अनसक्सेस हो रहे हैं तो कभी हमारे अंदर है। क्या आप 14 आवर्स पर डे पढ़ाई कर रहे हो? नहीं। अब यहां पे बात आ रही है कि स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, टाइम मैनेज कैसे होगा? ठीक, मैं कह रहा हूं कि स्कूल में आपने कितना देर पढ़ाई किया वो लिख लो कॉपी पे। फिर घर आओ, फिर कोचिंग ट्यूशन जहां भी जाते हो वहां पे कितना देर पढ़ाई किया जोड़ लो। बाकी 14 घंटे में से जितना कम पढ़ा वो सेल्फ स्टडी करो। तुम्हें किसी भी कंडीशन में 14 आवर्स पर डे तुम्हें पढ़ना है। और यदि तुम लगातार 365 दिन 365 डेज 14 आवर्स पर डे के हिसाब से मेहनत करोगे तो नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत करते समय शोर मत मचाओ, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है।
मेहनत खामोशी से करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सफलता तो अपने आप मिलेगी। तो तुम्हें ध्यान देना है 14 आवर्स पर डे पे। ये यदि तुम कर लोगे तो नीट हो, आईआईटी हो, यूपीएससी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, बाई कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन को सोसाइटी में जिस किसी भी दृष्टिकोण से देखा जा रहा हो, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, एवरेज, यदि कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मुखिया, कोई ग्राम पंचायत का सब मेंबर यदि अपने क्षेत्र में 14 आवर्स पर डे घूम भी लेगा ना, लोगों से केवल मिल लेगा, कोई काम ना भी करे, सबसे डेली 14 घंटे से मुलाकात ही करने लगे ना, तो उसकी जीत तय है। वो 5 साल घूमे, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सबको वो जानता है, सब उसको जानता है। कुछ भी करने, तुम्हें 14 आवर्स पर डे देना है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, येट बेस्ट टू बिकम। तुम परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो खैर कोई नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि एक हीरोइन हुआ करती है माधुरी दीक्षित, काफी टैलेंटेड हीरोइन है। और जब देवदास मूवी बन रही थी तो उस समय के न्यूज़पेपर में, मतलब मैगजीन में, इंडिया टुडे, आउटलुक, जो भी कुछ भी था, उसमें मैंने देखा था कि एक एक सीन को रीटेक करने के लिए, एक एक सीन पे करने के लिए, बार बार परफेक्शन लाने के लिए संजय लीला भंसाली ने 50-50 रीटेक लिए। जब उतने एक्सपर्ट हीरो, एक्सपर्ट हीरोइन, उतने एक्सपीरियंस्ड हीरोइन जब 50 टाइम्स रीटेक लेकर के आते हैं, तब जा करके वो बनता है। बिना मेहनत से कुछ नहीं होता। हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता में भी यही है कि बिना मेहनत के हुई जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कर बेटा, कोशिश कर, जीतना तो है ही। यू कैन नॉट क्रिएट एक्सेलेंसी इन एनी फील्ड अनलेस यू हैव पैशन फॉर इट। जब तक तुम्हारे अंदर में आग नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं होगा। फायर अंदर में होना चाहिए। ठीक है, वीडियो लंबा चला जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि अब हमें जानना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन एंड माइंडसेट, एंड मंथली एंड ईयरली गोल, उसके साथ साथ हेल्थ, कि पूरे साल आपका हेल्थ भी ठीक रहे। इन सारी बातों पे फिर किसी रोज कभी हम इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ओके, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, फॉर फर्दर क्लासेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।